दोस्तों, आने वाले 48 घंटे पूरी दुनिया पर कैसे भारी पड़ने वाले हैं, इजराइल ईरान का युद्ध किस स्थिति में पहुंच चुका है, इस युद्ध की मैं कहानी बड़े शानदार तरीके से सुनाऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कलाकारों का परिचय देना चाहता हूं। ये हैं चतुर चाचा, ये हैं सन की बुआ और ये हैं लवड़े न भोजन। अरे इनका परिचय दो ना, पीठ पीछे अमेरिका कुछ कहता था इनके बारे में। अमेरिका क्या कहता था? अरे तुम बताओ ना क्या कहता था। मैं नहीं दिखाऊंगा। बताने में शर्मा रहे हो तो दिखा दो। ये सब छोड़िए मोदी जी, आप अपना परिचय खुद ही दे दीजिए। कौन हो आप? मैं पठान का बच्चा हूँ। ओके, और फादर कौन है आपके? इजराइल इज देयर फादरलैंड। मतलब वहां से तुम्हारा कैसा रिश्ता है? बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। ओ हो, और इनसे भी संबंध बनाने की बात चल रही है क्या? अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। तो फिर संबंध बनाए क्यों नहीं? मोदी जी के पास टाइम नहीं है। ओ हो, कहाँ बिजी रहे? Sure, Mr. Modi. Thank you so much for visiting our country. Yeah, great harassment. Yeah. अरे आप यहाँ खीगी खाका में लगे हुए हो पठान के बच्चे। मालूम चला ईद के बाद ईरान ने इजराइल को ईदी दे दी। क्यों बे? क्यों? जी हाँ, अराद और डिमोना पर ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया। सर जी, क्या कारण था, क्यों कर दिया? वही कारण है जिस कारण की वजह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। मतलब कोई कारण नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? ऐसा लग रहा है कि ईरान ईद के बाद दिवाली बनाने के मूड में आ गया है। और इधर अपनी कलेसी बुआ के कान भर दिए चालाक चाचा ने, तो कलेसी बुआ भी कलेश फैलाने के मूड में दिख रही है। जैसे ही ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, कलेसी बुआ ने आकर ट्वीट कर दिया और बोला है कि अगर ईरान 48 घंटे में हार्मुज जल संधि नहीं खोलेगा तो ईरान के पावर प्लांट को उड़ा दिया जाएगा, पूरे ईरान में अंधकार कर दिया जाएगा। अरे कलेसी बुआ, वो तो मरने को ही बैठे हैं, वो तो लिख कर बैठे हैं माथे पर, हम तो डूबेंगे ही सनम, सभी को ले डूबेंगे। अगर ईरान अंधकार में गया तो पूरी दुनिया अंधकार में चली जाएगी, खासकर भारत जैसे देश। तेल और गैस तो वहीं से आ रहा है। प्रभु तुम तो बैठे हो कहीं दूर, तुम्हें ना तेल चाहिए ना गैस चाहिए, आग लगा के भाग जाओगे, भुग देंगे तो अम्बे झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्योंकि अब अफवाहों का बाजार तो इतना गर्म हो चुका है, सुनने में आ रहा है कि इजराइल ईरान के ऊपर परमाणु बम दागने की तैयारी कर रहा है। अरे दुनिया के सभी देशों को रोकना होगा। ईरान के ऊपर परमाणु बम दाग दोगे फिर तो वो रुकने से रहा। और जो मंगलसूत्र पहनकर बैठे हुए महामानव, इनसे कहना चाहता हूं, प्रभु बोलो, दिक्कत तो अपन को आएगी। कब तक एक चुम्मे से पूरा जीवन निकाल दोगे? और अगर किसी के दिमाग में ये है कि हम ईरान के ऊपर परमाणु अटैक कर देंगे, तो ईरानियों का अभी एक ही ध्येय वाक्य है। वो बगल में माइक लेके कुछ इस प्रकार से घूम रहे हैं सबको बताते हुए, हजरात हजरात हजरात, अब अगले 3 घंटे में लड़की सही सलामत अपने घर वापस नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं हो जाएगा। और ऐसा धुआं उड़ाया कि अमेरिका के सरपंच की कलाई खोल के रख दी। उसने पूरी दुनिया को बता दिया कितनी खोखली महाशक्ति है अमेरिका और इजराइल। ये जो कोट पहन के घूम रहे हैं, इनकी चड्डी में इतने बड़े छेद हैं। ईरान जिसके पास कुछ नहीं है, ना खुद का नेवी है ना खुद का एयरफोर्स है, सिर्फ मिसाइल और ड्रोन के दम पर इनको घुटने पे ला दिया। और ईरान ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि ईरान को ना तो इनकी तरह मंगलसूत्र पहनने का शौक है और ना ही पप्पियां देने का। किसी सीमत किया करो। और फिर भी इन लोगों की अकड़ कम नहीं हो रही है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हो, सुन रहे हैं कि परमाणु बम का अटैक करने वाले हो। भले ही अफवाह झूठी हो, लेकिन अफवाह तो उड़ रही है। वो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। तो मैं इतना कहूंगा कि परमाणु बम तो छोड़ो, अब ईरान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अटैक केवल ईरान को गुस्से में डालेगा। रमजान हो गए हैं खत्म, अब ये डिफेंसिव नहीं अटैकिंग होकर खेल रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ सोच रहा है अमेरिका कि इनके पावर प्लांट को उड़ा देंगे, तो खाड़ी देश के जो डिसैलिनेशन प्लांट है ना, फिल्टर होकर पानी पीते हैं, प्यासे मर जाएंगे। गालियां किसको देंगे? इजराइल और अमेरिका को, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के लिए आए थे। अब उनकी ऐसी कलाई खुली है कि वो भाग रहे हैं अपना पल्लू छुपा के। और भागते नहीं तो क्या करते? अपने आप को खलीफा समझने वाला ये संतरा ईरान को वेनेजुएला जैसा कमजोर समझ रहा था। उसे लगा कि वेनेजुएला की तरह जाएंगे, उठाएंगे और वेनेजुएला की तरह कब्जा कर लेंगे ईरान पर। और वही इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई भी। जैसे ही हमारा महामानव इजराइल से आया, अगले दिन ईरान पर अटैक हो गया। हमारा महामानव चुप रहा। मंगलसूत्र जो पहन लिए थे ना, पुच्चियां जो दे आए थे, उन्हें लगा कि रिजीम चेंज होगा, सीधे इजराइल अमेरिका से दोस्ती हो जाएगी, गुट निरपेक्ष से गुटबाज बन जाएंगे। कहीं के नहीं रहे, क्योंकि अब ईरान जीत रहा है, अमेरिका दुम दबा के भाग रहा है। अब ईरान का वहां दबदबा होगा, तो कैसे अब तुम उससे दोस्ती कर लोगे? तुमने जब समय पर मरने पर शोक संवेदना नहीं दी, फिर उम्मीद करते हो ईरान से हमारी वही दोस्ती हो जाए। पॉसिबल हो पाएगा क्या? एक व्यक्ति की मूर्खता के चक्कर में हमने अपने पड़ोसी देश को खो दिया, ये मानो आप। और ईरान से जो हमारा रिश्ता कमजोर हो रहा है, ईरान आगे चल के हमसे कुछ इस प्रकार से बोलेगा, हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबे लिबे करते थे,
हमारी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत। हाँ तो उसे इज्जत मिलनी चाहिए। उसने अमेरिका और इजराइल को दोनों को एक साथ ठोका है, और ठोका नहीं है, दुम दबा के भाग रहे हैं, और अब आके गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, दुनिया भर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मदद की गुहार कर रहे हैं। अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है दुनिया भर से कि हमने सभी के युद्ध रुकवाए, कोई तो आके हमारा युद्ध रुकवा दो। काहे के लिए फटे में टांग डाली तुमने? तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? अब तुम कहते घूम रहे हो कि ये युद्ध हमारा नहीं है, खाड़ी देश जाना है जल संधि के लिए। आग तो तुम नहीं लगाई है, इसके कहने पर इसने कान भर दिया, तुमने कर दिया। और बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा मंगलसूत्र पहना मामा ने कुछ बोला ही नहीं, उसे लगा कि बढ़िया हो जाने दो, बिना पैसे के विश्वगुरु बन जाएंगे। बन जाओ विश्वगुरु, हालत तो खतरनाक होने वाली है। समझाता हूं कैसे। देखो, अमेरिका ने 48 घंटे का समय दिया है ईरान को। ईरान मानेगा नहीं तो लड़ाई होगी, और ईरान कमजोर नहीं बैठ रहा है। F-35, F-16, F-15 उसने तबाह कर दिए हैं ड्रोन और मिसाइल के दम पर। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि S-400 रसिया ईरान को दे रहा है, तो इसका मतलब अब ईरान के पास तलवार के साथ ढाल है, और ऊपर से रमजान खत्म हो गया है, फुल अटैकिंग मूड में है। तो कुछ बड़ा होगा, बड़ा होगा तो भारत की सप्लाई रुकेगी, और भारत की सप्लाई अगर रुकती है तो फिर समस्याएं होंगी, है ना? ये बात मुझसे समझो कैसे। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो फिर गैस संकट तो होगा ही, वो अभी आपको देखने को मिल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। 75 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व है भारत के पास, और ये जो 75 दिन की क्षमता पहुंची है ना 25 दिन से, मोदी जी की ही देन है। तो सर गैस में भंडारण क्यों नहीं किया? उसके पीछे का रीजन है क्रायोजेनिक टंकियां बहुत महंगी होती हैं, तो यहाँ फालतू इन्वेस्ट करना ठीक नहीं लगा। इससे अच्छा हम पाइपलाइन बिछाकर गैस मंगा लेते, पर वो प्रोजेक्ट भी फेल हो गए क्योंकि पड़ोसी देशों से हमने संबंध अच्छे नहीं रखे। यहाँ पर मैं मान सकता हूँ मोदी सरकार का फेलियर है, पर ये सब बहाने से क्या देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं। तो अच्छी बात यह है कि हम उन समस्याओं को समझें और उनके समाधान की ओर जाएं। समस्या न केवल गैस के खत्म होने की है, तो इससे क्या होगा, जो रेस्टोरेंट हैं वो बंद होंगे, वहाँ बेरोजगारी होगी, लोगों का पलायन होगा, एक पैनिक क्रिएट होगा और देश में हड़बड़ी मच जाएगी। दूसरा, जो उज्ज्वला योजना है वो फेल हो जाएगी। और जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो फर्टिलाइजर को लेकर है, और फर्टिलाइजर के लिए गैस बहुत महत्वपूर्ण है, और गैस की किल्लत अगर होगी तो फर्टिलाइजर यानी उर्वरक की किल्लत होने वाली है। और उर्वरक को लेकर भारत में स्थिति आपने देखी ली थी कि लाठियां खाई थी लोगों ने। अब वो समय आ रहा है, जैसे मार्च अप्रैल निकलेगा, पानी की पहली बूंद गिरेगी, खरीफ की फसलों के लिए यूरिया की आवश्यकता होगी, और यूरिया अगर नहीं होगा, शॉर्टेज होगी तो किल्लत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं खाद्य संकट भी इससे आने वाला है। इसीलिए खाड़ी देशों में होने वाले युद्धों को केवल गैस की सप्लाई तक ना देखें, इसको रोजगार से जोड़कर देखें, और इससे खाद्य संकट जो आने वाला है उससे भी जोड़कर देखें। तो इस युद्ध में हमारा होना और हमारा निर्णय लेना बहुत जरूरी था। तटस्थ रहकर हमने गलती कर दी, क्योंकि विदेश नीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं। अपने हितों की पूर्ति पहले करो। अमेरिका के साथ हम इसलिए गए क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि अगर वो टैरिफ लगा देगा तो हमारा मार्केट कमजोर पड़ जाएगा। मार्केट कमजोर ना पड़े इसलिए अमेरिका की हमने बदतमीजी सही। अब इस युद्ध से हमारा मार्केट तो वैसे ही टूट रहा है, खाद्य संकट आ रहा है, गैस संकट आ रहा है, शेयर मार्केट टूट रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हमने गलती तो कर दी है। फिर भी समस्त भारतवासी वर्तमान सरकार के साथ खड़े हुए हैं। आप दृढ़ता से निर्णय लीजिए और इस संकट से हमको निकालने का हर संभव प्रयास कीजिए। अब आप छोड़िए कि हमें उनका डर है, हमें इनका डर है, नहीं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में गहरा संकट आएगा। ऐसा नहीं कि केवल रेस्टोरेंट की नौकरियां जाएंगी, ये गिग इकोनॉमी है इंडिया, सर्विस सेक्टर में लोग लगे हुए हैं। बिना इंटरनेट के कुछ नहीं होगा। मैं भी इंटरनेट से ही आपसे संबंध साधे हुए हूँ। सोचो अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा। ये जो यूरोप या ये देश हैं, ये सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और उसकी केबल यहीं से होकर गुजरती है। अब सोचो इजराइल अटैक कर दे ईरान के ऊपर, या अमेरिका अटैक कर दे ईरान के ऊपर, और ईरान को लग रहा है कि अब हम मरने वाले हैं, तो वही हम तो डूबेंगे सनम, सभी को ले डूबेंगे। तो वो क्या करेगा, खाड़ी देशों में जितने ऑयल प्लांट हैं, जितने गैस प्लांट हैं, जितनी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हैं जो शुद्ध पानी देते हैं पीने के लिए, सबके ऊपर एक एक मिसाइल मार देगा। मारेगा ना, उसकी तो रेंज है, डियागो गार्सिया तक उसकी रेंज है। तो अगर इन केबलों को वो काट दे, और इन केबलों में टाटा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, वही पूरा सप्लाई करने में लगे हुए हैं, रिलायंस पूरा सप्लाई करने में लगे हुए हैं, तो उद्योगपति बिजनेसमैन के साथ साथ जो उनके कलीग हैं सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। अब बताओ इस युद्ध में भारत को कुछ निर्णय लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? विदेश नीति हम अपने हिसाब से तय करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमें किसी की चीयर लीडिंग नहीं करनी थी। सबके अपने इंटरेस्ट है। इजराइल यहाँ ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है इसलिए ड्रामा कर रहा है। अमेरिका को उन्हें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना है। हमें क्या करना है, हमें अपनी सप्लाई बाधित ना हो वो काम करना था। फिर वो चाहे इंटरनेट की हो, गैस की हो या ऑयल की हो, वो हम नहीं कर पाए, तो हम यहाँ से भी गए, हम वहाँ से भी गए। इसीलिए बोल रहा हूँ गलती की है। अब बड़ा सवाल ये है कि गलती तो हो गई है, समाधान क्या हो सकता है? दो सलाह दे सकता हूँ मोदी जी को। पहला,
अमेरिका के सामने आप सीधे हो जाओ, बहुत झुक लिए। और अगर तुम्हारी फाइल एप्स्टीन वाली दिक्कत है, उतर जाओ कुर्सी से। उम्र भी हो गई और आंखों में थोड़ा तो पानी तो रखो देश के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी को हटा दो। बीजेपी में राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनको बैठाओ, बहुत काबिल व्यक्ति हैं। और सच में अब देश को पढ़े लिखे नेता की जरूरत है। अनपढ़ नेता का प्रभाव पूरे देश ने देख लिया है। फिर भी अगर मोदी मोदी करना है वो तुम्हारे ऊपर है। इसके इम्पैक्ट तुम्हारे घर तक जरूर आएंगे। और कर लो 2 महीने मोदी मोदी, क्योंकि युद्ध अगर लंबा छिड़ गया, इजराइल अगर अटैक करता है ईरान के ऊपर, 48 घंटे बाद कुछ बड़ा होता है, तो इसका भुगतान सबसे गंदा भारत को करना पड़ेगा। और भारत इसके लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। झोला उठा के चल देंगे लोग, भुगतना आपको और हमको पड़ेगा, क्योंकि 8-10 महीने इम्पैक्ट पड़ेगा सप्लाई पर। और हमारी सप्लाई तो ऐसी है कि 6 मिलियन बैरल हमको क्रूड ऑयल चाहिए, सप्लाई हो रही है 1 मिलियन बैरल पर डे। जब तक चुनाव है इस देश में तभी तक शांति है। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, 15-20 अप्रैल के बाद ये 100 रुपए का जो पेट्रोल है ये 120-25 का मिलेगा, क्योंकि तेल तो तलाई से निकलेगा। तब करना फिर मोदी मोदी। जैसे गैस की किल्लत है, ऐसे ही अन्य चीज़ों की किल्लत होगी। और अगर इंटरनेट का तार काट दिया फिर तो किल्लत ही किल्लत है। पॉइंट ये है कि हम स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं। हम कब स्टैंड लेंगे? जब सब चीज़ें हाथों से निकल जाएंगी। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब कोड़ को ढकने से ज़्यादा फायदा नहीं है। अब मवाद निकलने वाली है और हम मवाद निकलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं? हम ये प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ईरान से हमने अपने व्यापारिक रिलेशन क्यों खत्म कर दिए? उससे हमने ऑयल और गैस लेना क्यों बंद कर दिया? हम अमेरिका से क्यों खरीद रहे हैं? भाड़ा लगता है $78 और ईरान फ्री में बेचता था, इंश्योरेंस भी फ्री में देता था। जिस रुपए में चाहो उसमें खरीद लो। अपने रुपयों को भारत की यूको बैंक में भी रख चुका है। चाबहार बंदरगाह दिया, पाइपलाइन के लिए रास्ता दिया, सब कुछ तो उसने निभाया। तो या तो किसी दबाव में आकर इस प्रकार का निर्णय हुआ है, और अगर ये विदेश नीति है तो मूर्खता है। विदेश नीति का मतलब है कि इससे भी संबंध है, उससे भी संबंध है। ये विदेश नीति थोड़ा ना कि इससे तोड़ दो और उससे बना लो। ये तो मजबूरी है, और मोदी जी की मजबूरी देश की मजबूरी नहीं हो सकती। और मोदी जी मजबूर हैं तो कुर्सी से उतरो। तो अगर मजबूर नहीं हो तो जवाब दो, हमने तुम्हें चुनकर भेजा है। चुप्पी बांधने से तो देश नहीं चलेगा। और मैं तो नहीं चुप बैठूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है संकट सामने खड़ा है। जो अंधभक्त हैं भले ही बैठे रहें, लेकिन सुई धागा लेके रखना अंधभक्त तो हिलने के काम आएगा। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।